Welcome everyone. So today we are going to start a new chapter, definite integration. So hopefully आपने indefinite integration अच्छे से पढ़ रखा है. उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग अपना इंटीग्रल कैलकुलस आगे बढ़ाते हुए डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बात करेंगे. So let us first understand the definition of definite integration. तो इसमें क्या है ना, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला जो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है. तो न्यूटन भाई साहब ने डिफरेंशियल कैलकुलस पे बहुत काम किया है, डिफरेंशिएशन पे बहुत काम किया है. और लेबनिट्स भाई साहब जो हैं इन्होंने इंटीग्रेशन पे बहुत काम किया, इंटीग्रल कैलकुलस पे इन्होंने बहुत काम किया. सो मोर और लेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन एंड लेबनीज कंबाइंडली फॉर्म्स डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम लोग कैलकुलस मतलब आज जो हम कैलकुलस पढ़ते हैं वो मोर और लेस लेबनीज ने उस पर ज्यादा काम किया है. तो आइए हम लोग कनेक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को. सो लेट अ फंक्शन बी कैपिटल एफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन है स्मॉल एफ एक्स, और हम लोग किसी डोमेन स्मॉल ए से स्मॉल बी में बात करें, किसी इंटरवल ए से बी में बात कर रहे हैं. तो अगर कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है तो हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव होता है. तो हमने सीखा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर में कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होता है, वेयर सी इज सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात हुई. अब जब इसमें लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी लग जाती है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं ए और इसको अपर लिमिट बोलते हैं बी. तो ए से बी में जब इसका इंटीग्रेशन होता है, सो वी से दैट जो भी आपका एंटी डेरिवेटिव आ रहा है उसमें आप एक बार एक्स की जगह रखिए बी और एक बार आप x की जगह रखिए a, और ये जो भी दो नंबर्स आए हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट f ऑफ b माइनस f ऑफ a. तो ये जो चीज मैंने बताई है आप यही प्रॉब्लम्स में एक्चुअली करोगे, बट थोड़ा हम लोग डेफिनेशन के डेप्थ में जाते हैं. तो वो वैल्यूज जो होती हैं वो एग्जैक्ट बी और एग्जैक्ट ए पे नहीं होती है, एक्चुअली वो लिमिटिंग वैल्यूज होती हैं. हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो ओपन इंटरवल होने की वजह से हम लोग लिमिटिंग वैल्यूज की बात करेंगे. इनफैक्ट क्लोज्ड इंटरवल होता है तब भी हम लोग लिमिटिंग वैल्यूज की ही बात करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है वो हम आगे बात समझेंगे कि ओपन या क्लोज लेने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आगे उस पर चर्चा करेंगे जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा इसका. एज ऑफ नाउ ये होती है डेफिनेशन. और अपने केसेस में अपने काम की चीज में क्या होगा, हम लोग बी पे एलएचएल और ए पे आरएचएल लेंगे. तो अपने जितने भी एग्जांपल्स होंगे या मैक्सिमम जितने भी केसेस होंगे हर बार एफ एक्स जो रहेगा वो कंटिन्यूस होगा. हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस की बात करते हैं. अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो उसको भी टैकल करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग आगे फर्दर चैप्टर में बात करेंगे. सो इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू होगी बी पे और जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी ये सेम होगी. सिमिलरली ये और ये सेम होगा. सो जो अपना फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, उसके लिए हम लोग डेफिनेशन ऐसे बनाते हैं. तो ये एक्चुअली अपने काम की चीज है जो चैप्टर में यूज होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं. ये अपना नोटेशन रहेगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे. ये पावर बी नहीं है, बस ये डिनोट करता है कि अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट ए है. दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी. ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, बी इज कॉल्ड अपर लिमिट, एंड ऑफ कोर्स कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है. एक और चीज आप नोट कीजिएगा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट. सो द वर्ड लिमिट हियर इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड इन डिफरेंशियल कैलकुलस. तो जो हमने डिफरेंशिएशन जो अपना डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने लिमिट चैप्टर पढ़ा था, वो लिमिट वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है. उसका मतलब था LIM, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट या एक्स अप्रोचिंग टू, तो वो अलग चीज है. यहाँ पे लिमिट का मतलब सिंपल से बाउंड्रीज आप मान लीजिए कि एक्स इंटरवल जो है वो ए से बी में है. तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, आपको अच्छे से फील आएगा कि क्या है. सो सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. लेट से ये अपना क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है. तो आप अभी क्या कीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल मानते हुए सोचिए कि आप कैसे सॉल्व करते हैं. आप पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसको तोड़ते हैं या कोई और टेक्निक से भी कर सकते हैं. हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दोनों ब्रैकेट्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिख लेते हैं ऐसे, ये 1 होता है. और फिर जो ये दिया हुआ है प्रॉब्लम, उसको दो फ्रेंडली इंटीग्रल में ब्रेक कर लेते हैं. इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं. सो होगा क्या, दोनों जो है इंटीग्रेट हो जाएंगे. सो सपोज अगर ये इनडेफिनेट का सवाल होता, ये 1 और 2 नहीं दिया होता, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दी होती, तो आप आंसर क्या रिपोर्ट करते. सर आंसर आएगा, मैं मॉड लगाना हमेशा पसंद करता हूँ, ठीक है, आप मॉड लगाया करो, कभी कभी फंस सकते हो.
सो ln x प्लस 1 का मॉड माइनस ln x प्लस 2 का मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर आता है। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है बस कि हम लोग इस पूरे आंसर में एक बार x की जगह रखेंगे 2, क्योंकि ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये सब जो लॉग वॉग है ये सब कंटिन्यूअस होते हैं अपने 1 और 2 डोमेन में। तो हम लोग x की जगह रखेंगे 2, तो अपने को मिलेगा ln 3 माइनस ln 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फिर हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो x की जगह 1 रखने पे अपने को मिलेगा ln 2 माइनस ln 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और ये जो दोनों आंसर्स आए हैं इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा वो c से c कट जाएगा, इसीलिए हम लोग आदत बनाते हैं कि हम कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट लगने के बाद वो सब्ट्रैक्ट होने वाला है तो वैसे ही कटने वाला है। तो आप इसमें c मत यूज करना, आप डायरेक्टली अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लेना। तो फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट हो जाएगा, log ऑफ 9/8। तो ये लॉग की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज यूज करके हम कर सकते हैं। तो इसी पे एक छोटा सा होमवर्क भी रहेगा आपके लिए, है ना, तो आप ताकि आप इसको अच्छे से फील कर पाओ। सो इसको हम लोग होमवर्क रख लेंगे, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम मानिए, उसको सॉल्व कीजिए। जो भी आपका आंसर आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करके जो भी आंसर आता है उसमें आप एक बार x की जगह रखिएगा 2, मतलब अपर लिमिट, उसी एक्सप्रेशन में आप x की जगह रखिएगा 1 लोअर लिमिट, और जो भी आपके दो आंसर्स आए हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आएगा। अच्छा, एक चीज आपने गौर की होगी अब तक अपने डिस्कशन से, कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आता है वो एक फैमिली ऑफ फंक्शंस आता है, वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स आता है ना, एक यूनिक तो नहीं होता, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। तो जो भी आंसर आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का वो x पे डिपेंड करेगा, एक फंक्शन आएगा, फैमिली ऑफ फंक्शंस आएगा। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो एक फंक्शन नहीं आ रहा है, फाइनल आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे log 9/8 आई, इस क्वेश्चन में ये कुछ आएगी, या कोई भी अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लेते हैं, क्योंकि हम लोग x की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल रहे हैं, तो इंटीग्रल a से b of fx dx is some real number, is not a function of x, it is a constant value, it is some real number। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मॉड पे थोड़ा सा मुझे एम्फेसाइज करना है इसीलिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोग जल्दबाजी में ln x प्लस 1 ले लेते हैं इंटीग्रेशन, फिर इसमें अपर लिमिट -4 डालते हैं और -4 पे ये बनता है, और इसको देख के फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो नॉट डिफाइंड है, इसका क्या करें। एक्चुअली डोंट फॉरगेट दैट 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln mod x होता है, इट इज मोस्टली नेग्लेक्टेड। मॉड आप जनरली भूल जाते हो या अवॉइड कर देते हो, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप फंस रहे हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट द बेसिक्स, क्या मॉड होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ln 3/4 आएगा, बिकॉज इंटीग्रल 1/x प्लस 1 इज एक्चुअली ln mod ऑफ x प्लस। नाउ लेट अस डिस्कस द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एक्चुअली एरिया, एरिया अंडर द कर्व। और ये अपना अगला चैप्टर भी होगा, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक और चैप्टर आएगा इंटीग्रल कैलकुलस में, विच विल बी एरिया अंडर द कर्व। तो उस चैप्टर में हम लोग इंटीग्रेशन ही करेंगे, डेफिनेट वाला, एरियाज फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया अंडर द कर्व कैसे हो गया ये, तो सपोज एक कर्व है, सपोज एक एस टाइप का कुछ रैंडम सा कर्व है, इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स, एक x इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन है, एक x इक्वल टू बी दूसरी वर्टिकल लाइन है। तो मैं इस कर्व का x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और x एक्सेस के साथ एरिया जो बनता है, ये एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सपोज अगर अपना कर्व ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते। सपोज अपना ये लाइन एक इंक्लाइंड लाइन होती, ऐसे आड़ी होती, तो एक ट्रेपेजियम बन जाता, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते। हमको ये सब ज्योमेट्री के फॉर्मूले आते हैं। बट फॉर एनी रैंडम कर्व, कोई भी रैंडम कर्व है, उसका एरिया इन जनरल फाइंड हम लोग फॉर्मूला करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों वैलिड है, तो थोड़ा आप उसको समझिए, उसका बेसिक समझिए। सपोज मैं इस कर्व की बात करता हूं और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है x, y, वेयर y इज f ऑफ x। और उसके हल्का सा आगे, थोड़ा सा दूर एक और पॉइंट लेता हूं,
जो कि x कोऑर्डिनेट उनके बीच में h हम लोग लेते थे ना, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग h लेते थे और h को जीरो पे टेंड कराते थे। यहाँ पे हम लोग h की जगह dx लेते हैं। बात सेम ही है, आप h भी ले सकते हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y था, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच। तो सपोज अगर मैं सिर्फ इस पे फोकस करूं, क्योंकि dx बहुत छोटा है, dx इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो कर्व कितना भी रैंडम, कितना भी वो क्यों ना हो, बिकॉज ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत पास होने की वजह से हम लोग एक रेक्टेंगल सोच सकते हैं। एक रेक्टेंगल इस तरीके से सोच सकते हैं जिसकी हाइट जो है वो हो जाएगी y। ठीक है, ये है y, और जिसका विड्थ जो है वो dx। तो ये लेंथ इंटू विड्थ y इंटू dx जो होगा वो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया होगा। इसको हम लोग, आप लोग ने फिजिक्स में ये सब कर रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर ऑफ मास, इन चैप्टर्स में ये सब यूज होता है। सो ये एरिया ऑफ स्ट्रिप है, ये इतने स्ट्रिप का एरिया होगा, बिकॉज dx इज वेरी स्मॉल। अब क्या होगा, ये जो एरिया है ये अप्रोक्सीमेटली इस पूरे एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो छूट गया, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा इन द केस व्हेन dx अप्रोचेस टू जीरो। जब dx बहुत छोटा होगा तो ये नेग्लिजिबल एरिया हो जाएगा, और ये एक स्ट्रिप का एरिया है। ऐसे हम लोग एक स्ट्रिप यहां बना सकते हैं, एक स्ट्रिप यहां बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को हम लोग इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट या इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है एक्यूमुलेट करो, जमा करो, ऐड करो, सम करो, सिग्मा करो, फ्रॉम ए टू बी। तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हुए लिखते हैं। तो इस पे हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे चैप्टर पे। एज ऑफ नाउ आप एक चीज समझिए और दिमाग में फिट कर लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे हमने वही समझाने की कोशिश की है कि एक फंक्शन के लिए ये y हाइट और dx विड्थ का जो एरिया बनता है रेक्टेंगल का वो ये बनेगा। ये एरिया छोटा सा मिस हो जाएगा, बट dx अगर हम बहुत छोटा ले लेते हैं तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, जो एरिया मिस हो रहा है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये एरिया ऑफ सिंगल स्ट्रिप है, जो d ऑफ a लिखा है ये छोटा सा एरिया है, एरिया ऑफ सिंगल स्ट्रिप। तो ये किसके बराबर है, y लेंथ और dx विड्थ के बराबर, प्रोडक्ट ये रेक्टेंगल का एरिया ऐसे लिखते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। और अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम a टू b, मतलब ऐसे ढेर सारी स्ट्रिप्स को हम लोग एक स्ट्रिप यहां ले ले, फिर एक यहां ले ले, यहाँ इस तरीके से अगर हम a से b की तरफ सारे के सारे स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दें तो हमें जो एरिया मिलेगा कैपिटल A, वो मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व, विच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a से b। और y का मतलब क्या है, y का मतलब fx है, तो इंटीग्रल fx dx फ्रॉम a टू b। इसी को अच्छे से फील करने के लिए मैं छोटे मोटे एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा 2x dx का मुझे बताओ इंटीग्रेशन, 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से 3। तो आप कहेंगे सर 2x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर होता है, ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब इसमें मुझे एक बार x की जगह 3 रखना है और एक बार मुझे x की जगह 0 रखना है, जो भी दोनों आंसर्स आते हैं मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो आंसर क्या आ रहा है 9। तो ये आपने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया। इसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकली मतलब होता है कि अपना 2D प्लेन में एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू fx का मतलब ये y इक्वल टू 2x एक फंक्शन है, एक अपनी x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस y इक्वल टू 2x, ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 3। तो आप सोचिए वो एरिया जो इन चार दीवारों के बीच में फंसा हुआ है। कौन सी चार दीवारें, x एक्सिस एक दीवार, y इक्वल टू 2x दूसरी दीवार, अपना x इक्वल टू 0, y एक्सिस तीसरी दीवार, x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 3 चौथी दीवार। तो इन चारों दीवारों के अंदर कौन सा एरिया होगा, ये एरिया होगा। तो ये एरिया का वैल्यू जो है वो सिग्निफाई होता है अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन से 9। और क्योंकि ये आसान सा शेप बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये ट्रायंगल बन रहा है, तो आप लोग इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, हाफ इंटू बेस 3, ये 3 है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,6, 3,6, y इक्वल टू 2x लाइन है ना, क्योंकि तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6 या 18 और उसका आधा होता है 9।
तो ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले लॉजिक से भी आप निकाल सकते हो, 9 आ रहा है, और हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाला तो उससे भी 9 आ रहा है। बट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी तो आपने कर लिया। सपोज अगर पैराबोला होता तो, मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला होता है, वो y एक्सिस, x एक्सिस और x इक्वल टू 2, ध्यान से सुनिएगा, x एक्सिस, y एक्सिस, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 2, ये चारों लोग मिलके जो एरिया बाउंड करते हैं, या ये चारों लोग मिलके जो एरिया ये निकाल बाउंड करते हैं, बनाते हैं, इनक्लोज करते हैं, ये एरिया कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आपके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं है अवेलेबल, इसमें कोई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जैसा आपके पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए इंटीग्रेशन बहुत यूजफुल होता है इन टाइप के एरियाज को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे इस पे हम लोग सेम लॉजिक लगाएंगे कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स अगर कर्व है तो क्या हो रहा होगा इसमें, इसमें हम लोग बोलेंगे y इक्वल टू एफ एक्स अगर कर्व है तो हम लोग एक छोटी सी यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं x कॉमा y, तो ये y लंबाई का और dx चौड़ाई का एक हमने स्ट्रिप ले लिया, इसमें y लंबाई का और dx चौड़ाई का एक स्ट्रिप ले लिया। उस स्ट्रिप का एरिया हम लोग अगर लिखें और उसको इंटीग्रेट करें a से b, अच्छा यहाँ पे a से b का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ 0,0 x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हुए हम लोग जाना चाहते हैं x इक्वल टू 2 तक। तो अगर मैं इसी स्ट्रिप को यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हुए ऐसे लेते जाऊं ऐसे एक एक करके स्ट्रिप सारी लेते जाऊं, कहां तक, x इक्वल टू 2 तक अगर मैं लेते जाऊंगा तो मुझे सारे स्ट्रिप्स का एरिया मिल जाएगा और उन सबको इंटीग्रेट करके अपने को टोटल एरिया मिल जाएगा। और y क्या है, y है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 से 2 विल एक्चुअली गिव यू द एरिया अंडर द कर्व। तो इस पे हम लोग एक डिटेल में चैप्टर ही पढ़ेंगे आगे, एरिया अंडर द कर्व, तो जब वो आएगा तब बात कर लेंगे। फिलहाल एज ऑफ नाउ अपने को इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हल्का फुल्का याद रखना है। ओके, हल्का फुल्का मतलब एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाला जा सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस पे, थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इस पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे बन सकते हैं। सो सम इलस्ट्रेशंस ऑन इवैल्यूएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब सवाल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही आपको सॉल्व करना है, बस फाइनल आंसर में आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल के आंसर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसमें अगर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल सोचूं तो क्या बनेगा, साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस वन। सो क्लियर कट आपको जो दिख रहा होगा, पहला चीज वो दिख रहा होगा कि आप कहेंगे सर x प्लस वन को हम लोग रख देते हैं t, तो अगर मैं x प्लस वन को t लिखता हूं दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स प्लस वन डी एक्स इज एक्चुअली माई डी टी। सो क्वेश्चन बिकम्स साइन टी एंड ये 2dt, तो ये बन गया अपना क्वेश्चन, सब्सटीट्यूशन से ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब 2 साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ 2 कॉस टी, और हम लोग फाइनल आंसर x के टर्म्स में रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, प्लस में c नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बाद में वो c कैंसिल ही हो जाएगा जब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाऊंगा, तो हम लोग प्लस c नहीं लगा रहे हैं, और t की जगह हमने वापस रख लिया cos ऑफ रूट ऑफ x प्लस। तो ये हो गया अपना आंसर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला। अब डेफिनेट में क्या करेंगे हम लोग, एक बार x की जगह रखेंगे 8, अपर लिमिट इज 8, तो 8 रखा तो आया माइनस 2 कॉस ऑफ रूट ऑफ 8 प्लस 1, और एक बार हमने रखा लोअर लिमिट 3, तो माइनस 2 कॉस रूट 3 प्लस 1। सो फाइनल आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3। तो ये अपना फाइनल आंसर यहां से हमें दिख रहा है बराबर से बन जाएगा। बढ़िया। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोग सब्स्टिट्यूशन करते हो और फिर जो भी आंसर आता है फिर बैक सब्स्टिट्यूट करके, मतलब फाइनल आंसर x की टर्म्स में हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है वो x की टर्म्स में है, तो फाइनल आंसर भी x की टर्म्स में होना चाहिए। नाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मामला ये है कि फाइनल आंसर तो x पे डिपेंड ही नहीं करने वाला, फाइनल आंसर में
एक वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है। तो आप लोग, मैं एक सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करो, आप लिमिट्स भी चेंज कर लो, मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन भी साथ साथ चेंज करते चलिए। इससे क्या होगा, आपको फाइनल में बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, आप हाथ के साथ अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा सकते हो। नाउ मैं क्या बोला हूं उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसी एग्जांपल को अब डेफिनेट इंटीग्रेशन से करते हैं। मतलब इनडेफिनेट और डेफिनेट थोड़ा सा क्या फर्क है दोनों में, ये आप समझिए। जैसे ये था ओरिजिनल प्रॉब्लम, क्या किया हमने, पहला स्टेप वही करेंगे हम लोग, x प्लस वन को रखेंगे t, तो 1/2 रूट एक्स प्लस वन डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt। तो यहां से अपना प्रॉब्लम इधर आया और फिर ये सेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मारने के बाद नया क्वेश्चन क्या बन जाता है, साइन 2 साइन टी डी टी। नाउ माई पॉइंट इज, एक चीज आप समझिए, जब आप ये बोलते हो कि लोअर लिमिट 3 और अपर लिमिट 8 है तो इसका मतलब क्या होता है। हमने अभी एरिया अंडर द कर्व में बात की ना कि एक y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व होता है, x एक्सिस होती है, तो x इक्वल टू 3 से लेके x इक्वल टू 8 तक के हम लोग एरिया ले रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, मतलब x के लिमिट्स होती हैं, अपना वेरिएबल जो x है वो 3 से स्टार्ट करके 8 तक जा रहा है, 3 से 3.1 3.2 एक्चुअली वो कंटिन्यूस वैल्यूज लेता है, 3 से 8 इंटरवल के बीच में वो सारी वैल्यूज लेगा, 3 से 8 के बीच में वो सारी वैल्यूज लेगा। कौन, अपना रनिंग वेरिएबल x। तो अगर मैं कौन अपना वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो अगर मैं अपना वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूं तो मैं लिमिट्स भी चेंज कर लूं ना हाथ के साथ, ताकि मुझे फिर x पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब जब x की वैल्यू रही होगी 3, तब t कितना रहा होगा ये सोचिए आप। तो x और t में जो रिलेशन है उसी से आप जज कर लो, ये अपना रिलेशन है। तो इसमें आप सोचिए कि अगर मैं x को 3 रखता हूं तो मेरा t कितना होगा, मेरा t का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक, तो ये हो गया t का वैल्यू 2। अब अगर x 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से, क्योंकि x रन कर रहा है, x बिलोंग्स टू द इंटरवल 3,8, तो जब x 3 से 8 सारी वैल्यूज ले रहा होगा तब t क्या क्या वैल्यू ले रहा होगा। तो x 3 से बढ़ के 4 हुआ, 4 से बढ़ के 5 हुआ, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो t भी बढ़ रहा होगा। तो t कहां तक गया होगा बढ़ते बढ़ते, तब आप x को 8 रख के चेक कर लो कि x जब 8 रहा होगा, जब x 8 रहा होगा तब t कितना रहा होगा, तो t तब रहा होगा 3 रूट ऑफ 9। So in this way we can say that if x belongs to the interval 3 से 8, so the new variable t will belong to the interval 2 से 3। तो इसका मतलब ये पूरी रामायण के बाद अपना कहानी का सारांश ये निकलता है कि नया क्वेश्चन जो अपन ने बनाया है 2 sin t dt, उसमें आप t का लिमिट लोअर लिमिट 2 से t का अपर लिमिट 3 तक रख लो। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि इसको आप एक नया प्रॉब्लम, ट्रीट दिस एज अ न्यू प्रॉब्लम। दिस मीन्स ये सब अपने को इससे मतलब ही नहीं है, बैक सब्स्टिट्यूशन का खेल ही नहीं है, अब ये एक नया प्रॉब्लम है। तो इसको आप एक न्यू प्रॉब्लम की तरह कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन होता है -2 cos t। अब इसमें आप t की लिमिट्स डालोगे, t की लोअर लिमिट है 2, t की अपर लिमिट है 3, तो अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा -2 cos 3, लोअर लिमिट डालेंगे तो -2 cos 2। देखो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आंसर वही आने वाला है। और एक्चुअली अगर आप लोग ये दोनों मेथड्स फॉलो कर रहे हो तो आप मन में सोचोगे सर बात तो वही हुई ना, आप इंटीग्रेशन करके x के टर्म्स में लाके फिर 3 और 2 डालो, या फिर आप बीच में 3 और 2 डाल के, सॉरी 3 और 2 नहीं, क्या था 3 और 8, तो आप फाइनल आंसर में जैसे मेथड 1 में हमने किया था फुल एंड फाइनल x के टर्म्स में 3 और 8 डाला था, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बीच में सब्स्टिट्यूशन लगाते वक्त ही x को 3 और 8 रख के t का वैल्यू निकाल लिया था। तो दोनों में कौन सा बेटर है या किस में फायदा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा सेकंड वाला। क्योंकि होता क्या है, जैसे अभी अभी तो एक ही सब्स्टिट्यूशन था तो आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। अब सपोज सपोज कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमने x का कोई फंक्शन था उसको फिर t रखा, फिर आगे t का कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था उसको नया नाम दिया p, फिर उसमें मतलब 3-4 सब्स्टिट्यूशन, सपोज 3-4 सब्स्टिट्यूशन लग गए, तो उसमें दिक्कत ये होती है जब फाइनली आपका आंसर आएगा ना, तो आप आंसर x की टर्म में रिपोर्ट करना चाहोगे तो आप पूरा बैक सब्स्टिट्यूशन करके x तक जाओगे।
तो ये आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये चीजें फेस की होगी, जब लंबा लेंदी प्रॉब्लम्स आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स करते हो जिसमें 4-5 सब्स्टिट्यूशन लग जाते हैं, तो उसमें मेथड 2 ज्यादा बेटर क्यों होता है? उसमें मेथड 2 इसलिए बेटर होता है कि जब मैं x का कुछ मैं फंक्शन t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अब लिमिट्स भी चेंज कर लो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आप अब t की लगा लो। और फायदा ये होगा कि आपको बैक सब्स्टिट्यूशन की चिंता नहीं करनी। अब आपको t से वापस x में नहीं जाना है, आपका अगर आंसर t में आ गया तो आप t की लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपका देना, कंसिडर इट एज अ न्यू प्रॉब्लम। अब सपोज 4-5 सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम है, तो आगे t का कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसको हम लोग कुछ p बोलेंगे, तो जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे ना, तो उसी वक्त हम लोग t की लिमिट्स से p की लिमिट्स भी लोअर लिमिट अपर लिमिट जज कर लेंगे। उससे फायदा क्या होगा, जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा p के टर्म्स में, तो हमें बैक सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी p, ऐसे यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ p है, dp है, तो इसकी लोअर लिमिट हम p1 से p2 निकाल चुके हैं। तो सॉल्व होने के बाद हम वही लिमिट्स डाल देंगे, हमें वापस x के पास या t के पास जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी, नहीं भी समझ में आ रही होगी कोई दिक्कत नहीं, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसको मैं एक और बार कंसिडर करके अच्छे से बता दूंगा। सो लेट अस टेक सेकंड प्रॉब्लम। तो अब आदत डाल दो, अब बैक सब्स्टिट्यूशन में अपने को रिलाई नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट्स भी हाथ के साथ चेंज करते चलो। सेकंड का ए प्रॉब्लम में क्या नजर आ रहा है आपको? आई थिंक साइन 2x को t आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं रखता हूं साइन 2x को t, तो मेरा dx क्या होगा? मेरा dx हो जाएगा 2 cos 2x dx को मैं dt बोलूंगा, तो मैं cos 2x dx को dt बोलूंगा, तो ये dt बाई 2 हो गया। नाउ माय पॉइंट इज, जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आप हाथ के साथ लिमिट्स भी चेंज कर लो, मतलब जब x 0 रहा होगा तब t भी 0 रहा होगा, एंड व्हेन x इज रनिंग फ्रॉम 0 से पाई बाय 4, तो t का वैल्यू जो होगा, क्योंकि साइन 2x मोनोटोनिक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी 0 से पाई बाय 4 में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करेगा, तो मिनिमम x की वैल्यू 0 पे मिनिमम t की वैल्यू 0 आएगी, और मैक्सिमम x की वैल्यू पाई बाय 4 पे t की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाय 2, दैट इज 1। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गया। नाउ कंसिडर इट एज अ न्यू प्रॉब्लम, इसको आप एक नया फ्रेश प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो और सॉल्व कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 माइनस टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होता है 3/2, नीचे भी 3/2, आई थिंक एक माइनस भी आएगा, तो इस पे आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 डालने से आएगा 3 की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3, आई थिंक ये फैक्टर उसकी वजह से आया होगा, और 0 डालने पे ये बन जाएगा 8/3। हाँ, तो ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है, आप प्लीज इसको वेरीफाई कीजिए और डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सिमिलरली हम लोग बी पार्ट कर लेते हैं, ठीक। तो इस टाइप के आप रॉन्ग आंसर्स रिपोर्ट कर सकते हैं, तो इन गलतियों से बचना, कुछ सिली मिस्टेक से ये रॉन्ग आंसर्स आते हैं। मैं प्रॉपर करेक्ट मेथड डिस्कस करना चाहूंगा इसमें, बी वाले। दिख रहा है आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? 1 माइनस टी को हम लोग कुछ नया नाम दे देते हैं, लेट से p बोल देते हैं। सो माइनस डी टी जो है वो dp हो जाएगा। अच्छा, ln ले लें क्या? यार ln ही ले लेते हैं, है ना, बिकॉज उसका डिफरेंशिएशन जो है 1 अपॉन है। log ऑफ 1 माइनस टी को हम लोग कुछ बोल देते हैं p, तो 1/1 माइनस टी इंटू -1 dt, ये हो जाएगा dp डिफरेंशियल के लॉजिक से। सो क्वेश्चन बिकम्स, नया वाला क्वेश्चन बिकम्स p माइनस dp। अब लिमिट्स की बात करते हैं, तो जब आपने t को 0 रखा होगा तो p होगा ln 1 माइनस 0, और जब आपने t को रखा होगा 1 माइनस e की पावर -2 तो p होगा इतना। आ रही है बात समझ में? बस यही है कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन का। तो क्या होता है, अब आपको t के चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका नया प्रॉब्लम बन गया, ट्रीट दिस एज अ न्यू प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस, इसको पहले सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली लिखा है -2 और ये लिखा है 0, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -p²/2, अपर लिमिट -2 है, लोअर लिमिट 0 है। अच्छा, एक और चीज, जब ये a से b हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो a b से छोटा भी हो सकता है और a b से बड़ा भी हो सकता है, सो डोंट गेट पैनिक्ड ऑन दैट, ठीक है। तो वो a और b इक्वल भी हो सकते हैं इनफैक्ट। तो
इस पे आप कोई थंब रूल मत बना लेना। कन्वेंशनली हम लोग ए बी से छोटा लेके चलते हैं, अगर बड़ा भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, द थ्योरी रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। मतलब अभी क्या करना है अपने को, इसमें अपर लिमिट डालेंगे अपन -2, तो ये बन जाएगा, लोअर लिमिट डालेंगे अपन 0, तो ये बन जाएगा, और फाइनल आंसर जो रिपोर्ट करेंगे हम लोग इसका वो -2 करेंगे। मनगढ़ंत थ्योरी मत बनाना, थ्योरी सेम ही है जैसा हमने पढ़ा है कन्वेंशनल, उसके हिसाब से आपको चलते रहना है और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस टेक सम मोर इलस्ट्रेशंस ऑन दिस। इनफैक्ट मैं इस पे कुछ होमवर्क देना चाहूंगा आपको। सो दिस विल बी होमवर्क, थर्ड वाला आपको दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स को आप टी रख दीजिएगा, उसका dt दिख रहा है नीचे, और लिमिट्स चेंज कर लेना। ठीक है, तो लिमिट्स आप कैसे चेंज करोगे, जब साइन इनवर्स x में x को 0 डालोगे तो t जो है वो भी 0 होगा, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो साइन इनवर्स x कितना होता है, π/2, अकॉर्डिंगली आप कीजिएगा। और ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक, दिस इज विल बी लिटिल बिट कैलकुलेटिव कह सकते हो आप इसको, स्टिल इट विल बी होमवर्क, ट्राई इट। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज कीजिएगा। कौन सा प्रोफाइल, ये 1/, रूट क्वाड्रेटिक, तो 1/रूट क्वाड्रेटिक में हमने बात की थी कैसे करते थे, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, उस लॉजिक से जाते थे। और फिफ्थ भी होमवर्क रख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते थे, दम लगा के हईशा, अगर आपको याद हो, दम लगा के हईशा का मतलब हम लोग एक्स स्क्वायर को पुल कर देते थे, 1/x² -2, स्क्वायर रूट के अंदर 1/x² -1, और ऊपर बन जाता था 1/x³ dx, तो 1/x² को t और ऊपर उसका dt बैठा होगा। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर होमवर्क, प्लीज ट्राई देम। ये भी होमवर्क है, इसमें मैं 1 + 2x को t रखना सजेस्ट करूंगा, 1 + 2x को आप रखिए t एंड ट्राई इट। ओके, होमवर्क, सब होमवर्क है, ये दो प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें एक चीज बतानी है आपको, वो वाली इसीलिए। सो कौन सी चीज, जो लिमिटिंग और एग्जैक्ट वाली थी वो वाली। तो ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x -1, फ्रेंडली इंटीग्रल हमने याद रखा हुआ है, अपर लिमिट बनती है 1, लोअर लिमिट बनती है 0। अपर लिमिट आप लोग 1 डालते हो, आंसर आता है 1 ln 1 -0, परफेक्ट, कोई दिक्कत, सॉरी ये -1, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब दिक्कत आती है इसमें, सर ये ln 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, ln 0 इज नॉट डिफाइंड, तो अब हम 0 कैसे डालें। तो अब बेसिक मत भूलिए, बेसिक क्या है, बेसिक एक्चुअली ये होता है कि fx dx जब हम बात करते हैं a से b, तो एक्चुअली x ओपन इंटरवल a से b में होता है, ओपन भी ले सकते हैं, क्लोज भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब क्योंकि ln x के डोमेन में 0 नहीं है, तो आप 0 एग्जैक्ट डाल नहीं सकते, तो ठीक है ना भाई, ln x तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना डोमेन में, तो आप डोमेन में रह के बात करो, आप 0 नहीं डाल सकते एग्जैक्ट, तो आप टेंडिंग 0 डाल दो, आप अप्रोचिंग 0 डाल दो। मीनिंग ये जो इंटीग्रेशन मेरा बन के आया है, ये इंटीग्रेशन में मैं x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं डाल सकता, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कीप x टेंडिंग टू 0। so the integration here was x ln x minus 1, so x ln x minus 1 में एक बार 0 एक बार 1, सो 1 डालने पे हमें मिल गया 1 ln 1 minus 0, 0 हम लोग एग्जैक्ट नहीं डाल पा रहे, सो व्हाट विल डू इज विल पुट x approaching to 0 plus, so this will be the lower limit of the problem, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो बन गया, यहाँ 1 है सॉरी, ये बन गया -1, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया, अब आपकी मर्जी, आप जैसे सॉल्व करना चाहो इसे। ओके, सो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, x ln x minus x लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, सो ये तो 0 को अप्रोच करेगा, तो इसको भूल जाओ। अब अपना मुद्दा है ये सॉल्व करना है, x अप्रोचिंग टू 0 प्लस x ln x, कौन सा फॉर्मेट है ये, 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ये, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम लोग LH लगाने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी डू इन सच प्रॉब्लम्स इज, हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, ln x अपॉन 1/x। आपको ध्यान होगा लिमिट चैप्टर में हमने कर रखा है प्रॉब्लम, ऐसा करने से क्या होगा, न्यूमरेटर जाएगा माइनस इनफाइनाइट पे, डिनोमिनेटर जाएगा प्लस इनफाइनाइट पे, सो ओवरऑल ये बन जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। सो वी कैन अप्लाई LH, L'Hospital's rule, we can apply L'Hopital's rule. So
ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x²। लिमिट इज स्टिल द सेम, x अप्रोचिंग टू 0 प्लस। दिस सिंप्लीफाइज टू लिमिट x 0 प्लस पे जा रही है और ये -x। So the limit is actually 0. The limiting value turns out to be 0. फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे अपन? इस पूरे का आंसर आ रहा है 0. So final answer of this question will be reported as -1. Please keep this in mind. इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल इसी पे. Suppose fx is a function which is given by this thing. So I want the integration of f dash x dx from 0 to 1. सो एफ डैश एक्स डी एक्स, तो एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता एफ डैश एक्स का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, आप जवाब देते एफ एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव वाले लॉजिक से, करेक्ट? सो यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा? हम लोग इसका जवाब देंगे कि सर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स होता है, लोअर लिमिट डालनी है 0, अपर लिमिट डालनी है 1. सो आप आंसर देना पसंद करोगे एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज एफ ऑफ 1 तो अपन ने डाल दिया, तो एफ ऑफ 1 आ गया ये, हम 0 नहीं डाल पा रहे हैं इसमें. अगर हम एफ ऑफ 0 कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 0/0. सो डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो नहीं सकता, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी गो टू द बेसिक्स. व्हाट बेसिक्स? कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता तब हम ये सब खेल खेल पाते, क्योंकि 0 डोमेन में ही नहीं है, बिकॉज 0 इज नॉट इन डोमेन. व्हाट वी विल डू इज एफ ऑफ 1 तो अपन ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे अपन लिमिट ले लेंगे x अप्रोचिंग टू 0 प्लस. एक्चुअली बेसिक न्यूटन लेबनीज का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 थोड़ी ना है. डेफिनेशन तो है कि आप, हम लोग इसमें x को ओपन 0 से ओपन 1 देखते हैं, तो आप 1 पे LHL देख लो और 0 पे RHL देख लो. ये है बेसिक्स. तो होता क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, उसके डोमेन में सब कुछ बराबर चलता है, तो हम लोग यहाँ पे टेंडिंग वैल्यू की जगह एग्जैक्ट वैल्यू ही ले लेते हैं एफ ऑफ 1. अब अपने एग्जांपल में हम लोग इसको एफ ऑफ 0 नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ 0 नॉट डिफाइंड हो रहा है, ये हम नहीं लिख पा रहे, तो इसलिए हम लिमिट ले लेंगे. सो कैसे आंसर दोगे आप फिर इसका? आप इसका आंसर दोगे इस पे लिमिट लगा के. 1 डालूंगा तो आंसर आ रहा है इतना, तो ये तो चलने दो, और इधर मैं लिमिट ले लूंगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और मुझे लिमिट लेनी है इस चीज की. बस यहां तक लिखना आपको सीखना है. इसके बाद इट इज जस्ट अनदर प्रॉब्लम ऑफ लिमिट चैप्टर. तो लिमिट चैप्टर में आप लोग जानते थे इसको कैसे टैकल करते हैं. स्टैंडर्ड है, हम लोग x डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये 1 को अप्रोच करेगा और ये पूरा चीज भी 1 को अप्रोच करेगा. सो द फाइनल आंसर which I will report for the problem is e minus 1 upon ln2 minus 1. This will be the final answer for the problem. So next is an important note on this definite integration, कि अगर कहीं पे लिखा है इंटीग्रल a से b fx dx, इसको तो आप लोग सॉल्व कर लेते हो, और हम लोग बोलते हैं कि x के लोअर लिमिट a और x का अपर लिमिट b है. व्हाट अबाउट अगर x के रिस्पेक्ट में ना हो इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन ऑफ x के रिस्पेक्ट में हो, तो d ऑफ gx हो अगर, तब क्या करें? सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशियल ऑफ gx यूज कर लेते हैं, कि जो gx का डिफरेंशिएशन होता है d ऑफ gx अपॉन dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग g डैश x बोलते हैं. सो इसी को यूज करके वी कैन से दैट कि d ऑफ gx, जो डिफरेंशियल ऑफ gx होगा, वो होगा डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ x. यहाँ पे एक कॉमन सिली मिस्टेक जो होती है, जो मैक्सिमम लोग कर सकते हैं, आप ये a को a ही रहने दोगे और b को b ही रहने दोगे, ये मत करना, लिमिट भी चेंज करना सीखो. बिकॉज मीनिंग क्या होता है, जब हम लोग लिखते हैं a से b, तो वो जो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो a से b रन करता है, जो कि ओरिजिनली x नहीं gx था. सो यहाँ पे जो होगा वो g इनवर्स a और g इनवर्स b होगा. हालांकि मैं इस नोटेशन को यूज करना प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग साउंड करता है कुछ लोगों को, हालांकि होना नहीं चाहिए, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करता है. सो मैं एग्जांपल से ही ये बात करता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा. तो सपोज ये अपना एग्जांपल है, आप एग्जांपल समझिएगा, फिर ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो अगर ये है क्वेश्चन अपना
कि x पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, बट अब x के रिस्पेक्ट में नहीं, इंटीग्रेशन x क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करो बिकॉज वी आर कंफर्टेबल इन दैट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x इज एक्चुअली 3x स्क्वायर। x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो 3x स्क्वायर होता है। सो वी कैन से दैट डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब विल बी 3x स्क्वायर dx। सो हमने इस d ऑफ x क्यूब को रिप्लेस कर दिया 3x स्क्वायर dx से। बस ये तो आप कर लोगे। यहाँ पे एक चीज है, आप लिमिट चेंज करना भूल जाते हो, तो लिमिट चेंज करना मत भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम इसमें जब हम बोल रहे थे कि लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 8 है, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना x क्यूब, ये x क्यूब 1 से 8 रन कर रहा है, ये x क्यूब 1 से 8 को बिलोंग करता है। तो ये x क्यूब की लिमिट है। पर अब हमने हमने अगर एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, अब अपना एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो x है, तो अब अपने को नई लिमिट्स लगानी पड़ेगी x की। तो अब आप कॉमन सेंस से सोच लो कि भाई जब x क्यूब 1 होगा तो तब x 1 रहा होगा, और जब x क्यूब 8 रहा होगा तो अपना x 2 रहा होगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट जब x 1 से 2 को बिलोंग करता है तब x क्यूब 1 से 8 को बिलोंग करता है। वाइस वर्सा, अगर x क्यूब 1 से 8 है तो x 1 से 2 होगा। क्योंकि मोनोटॉनिक होता है x क्यूब जो है वो मोनोटॉनिक होता है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होता है, इसलिए मैं बाउंड्री पे सॉल्व कर रहा हूँ। x की मिनिमम वैल्यू पे x क्यूब की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, x की मैक्सिमम पे x क्यूब की मैक्सिमम मिल जाएगी। तो उस लॉजिक से मैं मैप करवा दे रहा हूँ इसको। सो अब अपना नया प्रॉब्लम ये बन जाएगा, इसको आप सॉल्व करना जानते हो, इसको सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हो। अब यहाँ पे इनवर्स वर्ड का मतलब एक्चुअली यही था कि अगर मेरा ओरिजिनल यहाँ पे लिमिट था a और b, तो ये लोअर लिमिट का मतलब था कि g ऑफ x अगर a के बराबर है, ये लोअर लिमिट मैच करवा रहा हूं मैं। अगर g ऑफ x a के बराबर है तो x क्या होगा? g इनवर्स a। यही इनवर्स की डेफिनेशन होती है ना, इनवर्स का मीनिंग यही होता है। तो वो जो यहाँ पे जी इनवर्स ए लिखा है ना, वो आपको इनडायरेक्टली बस ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब ऐसा एक्स बताइए जिसके लिए जी ऑफ एक्स ए हो जाए। तो हमने रिवर्स यही सोचा ना, और सेम यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स का मतलब बी के इक्वल करने का मतलब एक्स इक्वल टू जी इनवर्स बी हो जाएगा। तो इधर भी हमने यही कहने की कोशिश की कि भाई साहब जब एक्स क्यूब 8 था, तो एक्स क्यूब 8 था, तो x क्या होगा? इनवर्स का मतलब यही होता है कि एक ऐसा x बताओ जिसका क्यूब 8 हो जाए। तो दिस वाज द लॉजिक ऑफ इनवर्स। तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, आप कॉमन सेंस से खेलिए। कुछ और एग्जांपल इस पे समझते हैं। सपोज ये अपना क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ln x का डिफरेंशियल निकाल लेंगे। तो d ln x अपॉन dx होता है 1 अपॉन x। सो d ln x, दिस d ln x कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन x dx, और लिमिट्स भी चेंज करो। तो ln x पहले एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इधर इधर एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln x है, मतलब ln x जो है वो 2 से 3 जा रहा है। तो जब ln x 2 रहा होगा तब x e स्क्वायर रहा होगा, जब ln x 3 रहा होगा तब x e क्यूब रहा होगा। इसीलिए जो नया क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट e स्क्वायर और e क्यूब है। अकॉर्डिंगली आप आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 से हाफ है, तो x जो है 0 पे 0 और हाफ मतलब पाई बाय 6 रहा होगा एंगल, और साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है cos x dx। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन रिलेट टू द एग्जांपल्स व्हिच आर बीइंग डिस्कस्ड। तो ये होता है खेल